फ्रेंड्स वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए सेट नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक थॉट आज का, घर के नाटक चलते रहेंगे, अपने काम पर ध्यान दीजिए, परिवार के सदस्यों को अपने नाकामी का कारण मत बनने दीजिए। तो फ्रेंड्स ये थॉट को याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो देख सकते हैं अभी जस्ट मैं ओपन किया। देखिए रेलवे के द्वारा आप लोग को एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम का डेट को चेंज कर दिया गया। आई थिंक फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता, इसका पेपर पहले देखे होंगे 5 जून से स्टार्ट होकर 23 जून को होने वाला था, जो कि 15 दिन का था। अभी देख सकते हैं 5 जून से तो स्टार्ट है, लेकिन 24 जून तक होगा और ये 16 दिन तक चलेगा पेपर। क्लियर है? और जिसका भी पेपर होने वाला, आई थिंक अगर मान लीजिए कि जिनका 5 जून को होने वाला है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है उनका एडमिट कार्ड आप लोग को 26 जून को यानी 26 मई को शो कर देगा कि सिटी लोकेशन को शो कर देगा। और अगर वही किसी का 6 तारीख का तो 27 मई यानी 10 दिन पहले आप लोग को शो करेगा। क्लियर है? ये रहा। तो फ्रेंड्स मे भी पॉसिबिलिटी आप लोग का 27-28 मई से सारे लोगों का शो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? सारे लोगों का नहीं, जिसका 10 दिन पहले पेपर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज आप लोग के सामने सेट नंबर 13 और पूरे एक ऑपरेशन होगा और भी सारे जो क्वेश्चंस होंगे सारे को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए 66 से डिवाइड, ये आप लोग का पहला क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन है। चलिए बोर्ड मास का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 66 है, मैं 66 कर दिया हूँ। क्लियर है? फिर आप लोग का डिवाइड लिख रहा था, डिवाइड में कर दिया हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 34 है, माइनस कर देंगे। देखिए 32 का 2 - 4 है, तो आई थिंक इसको तोड़ेंगे तो 32 का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो 32 को 2 से गुना करेंगे 64, 64 माइनस 4 करेंगे 60। ठीक है? भागा, फिर 15 चौक 60 होता है, 60 को 60 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 34 - 1 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे 66 डिवाइड, 34 में से 1 माइनस करेंगे तो 33। अब टोटल सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा पहला का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिएगा जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखाना चाहते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। मनीष, नकुल और पिंटू अकेले किसी काम को 21 दिन में, 28 दिन में और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मनीष और पिंटू ने एक साथ काम करना शुरू किया, जबकि नकुल ने 5 दिन बाद उनके साथ काम करना शुरू किया और काम पूरा होने तक उनके साथ काम किया। तो नकुल ने कितने दिनों तक काम किया? देखिए आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखना है तो मनीष के बारे में लिखिए, तो मनीष का कार्य है, फिर नकुल का कार्य है, फिर पिंटू का कार्य है। क्लियर है? तो देखिए मनीष का कार्य लिख रहा है 21 दिन में लिख रहा है, उसी प्रकार नकुल का कार्य देख सकते हैं तो आप लोग के सामने लिख रहा है 28 डेज लिख रहा, पिंटू का लिख रहा 15 दिन। तो टोटल कार्य देखिएगा तो इसका एलसीएम निकाले 420 दिन, यानी टोटल 420 आ गया। अब देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे 20 आएगा, इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 15 एफिशिएंसी आएगा और पिंटू का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 28 आएगा। क्या आएगा? 28 डेज आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, देखिए 28 है, ये 15 है और ये क्या 20 है। क्लियर है? अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में लिख रहा है आप लोग, देखिए मनीष और पिंटू एक साथ काम शुरू किया, जबकि नकुल 5 दिन बाद उसके साथ काम किया। तो सबसे पहले देखिए मनीष और पिंटू कार्य किया। देखिए मनीष और पिंटू सारे में कार्य किया। क्लियर है? आई थिंक देखिए मनीष का कार्य कितना था 20 और इसका पिंटू का 28 था, तो दोनों मिलकर आगे 5 दिन कार्य करेगा। तो 20 और 28 48 होगा, 48 को 5 दिन तक कार्य किया, तो 48 को 5 से गुना करेंगे 240, यानी दोनों मिलकर 240 कार्य किया। क्लियर है? अब लिख रहा जबकि नकुल 5 दिन के बाद उसके साथ काम किया। तो फ्रेंड्स 5 दिन बाद, तो अब देखिए 20 15 35 और हम लोग जोड़ेंगे 28 को तो 63 हो गया। तो बोला ना काम करने बाद 5 दिन बाद उनके साथ काम करना शुरू किया, काम पूरा होने के बाद काम किया। तो नकुल कितने दिनों तक कार्य किया? तो नकुल का एफिशिएंसी तो नहीं पता, तो हम लोग देखिए टोटल देखेंगे यहाँ पे 63 कार्य आ गया। नकुल का नहीं पता, हम लोग एक्स मान लेंगे। क्लियर है? बराबर क्या करेंगे, टोटल ओवरऑल वर्क था 420 है। अब यहाँ से आप लोग को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 63x है इक्वल टू 420 में से हम लोग 240 को घटाएंगे, तो होपफुली अगर आप लोग माइनस करिए तो 180 आ गया। क्लियर है? अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 180 को 63 से डिवाइड करेंगे, तो आप लोग निकाल लिए होंगे। तो एक्स का बराबर करेंगे ना, तो 180 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 63 करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो ये आप लोग का 20 आएगा और ये आप लोग का आएगा 7। आई थिंक आप लोग कैंसिल किए होंगे। तो देखिए आप लोग का ये कैंसिल करने पे आ गया और हम लोग क्या करें यहाँ से पूरा पूर्णांक में लाइए, तो 2 पूर्णांक 6/7 दिन आएगा। तो फ्रेंड नकुल का जो समय आएगा 2 पूर्णांक 6/7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आप लोग बना लिए होंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए ये क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 6 लिख रहा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है ना, tan थीटा कीजिए, cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ऑलमोस्टली लिख सकते हैं, ये बराबर 6 है। हम लोग ये अलजेब्रा के अकॉर्डिंग लाते हैं। देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू अगर k रहता है तो x स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन रहेगा फिर आप लोग को 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है ना, तो जो k है तो उसका k स्क्वायर कर दीजिएगा -2 कर दीजिएगा। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग का देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग इसको बदल दें ना, तो tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 34 आएगा। तो राइट आंसर इसका आएगा 34, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आप लोग ट्रिक यूज कीजिए, काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 250 रुपये का कैश बैंक प्रदान करता है, वह अभी भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, वर्क केवल कीजिए। मान लीजिए अंकित मूल्य निकालना ना, तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए एक्स मान लीजिए, क्लियर है, अब 10% छूट दे रहे तो यहाँ पे 90/100 कर देंगे। इसी बार का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका CP लिख रहा है तो 1200, तो 1200 लिख देंगे इंटू हम लोग क्या करें, इसमें 10% लाभ है, दोनों के लिए SP को इक्वल कर दिए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करें 250 रुपये प्रदान करा कैश, तो यहाँ पे 250 रुपये कर देंगे 250। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्टली अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग का वैल्यू आएगा 1744। देखिए 174.44 आएगा। तो आई थिंक राइट आंसर होगा एक्स का वैल्यू यही होगा। तो राइट आंसर होगा 1744.44। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए लोकटक झील भारत में, लोकटक तो लोगों पास मणि होता है तो मणिपुर में, क्या पे ये मणिपुर, तो लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में। क्लियर है, चलिए और याद रखिए लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील होता है। क्लियर है, और लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लियर है, चलिए बात करते हैं मेघालय के लिए। तो मेघालय में एक झील है, उसका नाम क्या है, आप लोग पढ़े भी होंगे, उमियम झील है। देखिए उमियम झील आप लोग कहाँ पे आता है, मेघालय में आता है। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में कौन सा झील आता है, पाला झील। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। तो पाला झील कहाँ पे आता है, तो मिजोरम में आते हैं। और त्रिपुरा में रुद्र सागर झील त्रिपुरा में आता है। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, नदी पुल कौन सी है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए भारत में सबसे लंबी नदी पुल जो है भूपेन हजारिका सेतु है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, अब इसकी लंबाई जो है तो वह ये जो भारत में असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी असम से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ। क्लियर है, अब इसकी कुल लंबाई बात करना चाहते हैं तो 9.15 किलोमीटर, यानी कि 9.15 किलोमीटर तक ये भरा हुआ लंबाई है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, और यह नदी कहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी लोहित नदी पर बना हुआ। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो लॉन्च किया था अगस्त 1998 में। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, और उस समय तत्कालिक वित्त मंत्री कौन थे, यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, फरवरी 2025 के अनुसार लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे फरवरी 2025 के अनुसार, तो ऑलमोस्टली आप लोग देखे होंगे 10 वर्षों के बाद भारत में विपक्ष का नेता मिला है। तो वर्तमान समय में आप लोग को लोकसभा के विपक्ष का नेता जो बने हैं राहुल गांधी को बनाया गया। क्लियर है, तो याद है जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, यानी कि कौन है, राहुल गांधी बने हैं। क्लियर है, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को पता है राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव 2 जगह से जीते थे, एक जीते थे रायबरेली से और एक जीते थे केरल के वायनाड से। क्लियर है, तो वायनाड से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जहां पे फिर से उपचुनाव हुआ था तो वहां पे उसकी बहन प्रियंका गांधी वहां के सांसद बनी है। क्लियर है, चलिए और इसके साथ साथ इसके पूर्व जो विपक्ष के नेता थे तो आप लोग जानते हैं सुमित्रा महाजन थे। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। बात करना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का। तो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में कांग्रेस का जो वर्तमान अध्यक्ष है वही मल्लिकार्जुन अर्जुन है। क्लियर है, खड़गे है। उसके साथ साथ राज्यसभा के, देखिए राज्यसभा के विपक्ष का नेता की बात करना चाहते हैं। देखिए राज्यसभा के जो विपक्ष के जो नेता है ना, ये क्वेश्चन आता है राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो याद रखिएगा मल्लिका अर्जुन खड़गे है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वही राज्यसभा के पक्ष का नेता कौन है, तो JP नड्डा है। क्लियर है, और लोकसभा के पक्ष का नेता नरेंद्र मोदी है। वही अरविंद केजरीवाल आप लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे और दिल्ली के इससे पहले पूर्व
मुख्यमंत्री थे, क्लियर है। और सोनिया गांधी के बारे में आप लोग मोस्टली पढ़े होंगे। सोनिया गांधी अभी क्या है, अभी वैसे इसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, ठीक है, ये बस याद रखिए INC के पूर्व अध्यक्ष थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने कौन सा क्वेश्चन आ गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, क्लियर। अब यह कब हुआ था ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिए 12 जून। देखिए मैं लिख देता हूँ 12 जून। तो फ्रेंड्स याद रखिए यह जो हुआ था 12 जून, देखिए मैं लिख देता हूँ 12 जून, देखिए ये 12 जून को हुआ था, 12 जून 1928 को हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन उनको फेमस जो किया गया था उनकी वहाँ के महिलाओं ने दिया था, क्लियर। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याग्निक ने लाया था, इंदुलाल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं इससे कब फहराया था, तो याद रखिएगा जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में। देखिए जर्मनी का स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहली बार जनवरी जो फहराया था वो 22 अगस्त को, देखिए 22 अगस्त 1907 को फहराया था, याद रखिएगा, क्लियर है। इस समय 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में फहराया गया था, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब याद रखें मैडम भीकाजी कामा ने 1909 में वंदे मातरम समाचार पत्र भी निकाले थे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो लिख रहा एक निश्चित कुछ भाषा में दिस इज म्यूजिक को लिख रहा टा बू का लिखा जाता है, हु टच, यहाँ इसमें कॉमन देखिए। तो सबसे पहले मैं इसमें देखिए दिस है, इसमें भी दिस है, तो दोनों में कॉमन क्या रहा, तो देखिएगा इसमें कॉमन आप लोग का रहा, यहाँ भी का रहा, तो ऑलमोस्टली मैं दिस के लिए क्या लिखे का, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क्स का मतलब क्या आना चाहिए, तो देखिए सी है, सी के बाद एल लिख रहा था, तो सी में कितना ऐड करें, 9 ऐड करें, क्लियर है। तो अगला भी 9 ऐड करते हैं, तो यानी एल आप लोग होता है 12, 12 7 कितना होता है, 12 9 कितना होता है 21, 21 में यू आता है, तो यू से आप लोग का ये कर देंगे, फिर यहाँ पे 9 करेंगे डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द कॉन्टेंट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए सबसे पहले कॉन्टेंट लिख रहा ना, तो हम लोग कॉन्टेंट को लिखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सबसे पहले सी है, ओ है, यू है, COU एंड कर देंगे, यहाँ पे टी कर देंगे, ई कर देंगे, फिर हम लोग डी करेंगे, क्लियर है। तो लिख रहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको सजाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी आएगा, क्लियर है। और मोस्टली सी के बाद यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डी आएगा, ठीक है। डी के बाद अगर देखेंगे तो ई भी आएगा, ई के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो एन आएगा, एन के बाद आप लोगों के सामने यू आएगा, फिर क्या आएगा टी आएगा, फिर लास्ट में यू आएगा। अब देखिए आप लोग इसमें कौन कौन इंटरचेंज नहीं हो रहा, तो देखिए एन आप लोगों का सेम रह गया, सी भी सेम रह गया, तो 2, यानी राइट आंसर होगा 2। तो ऑप्शन नंबर को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसमें आप लोग को दर्पण का सही प्रतिबिंब बनाना, हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ जब भी दर्पण का प्रतिबिंब बोलता है ना तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दीजिएगा। तो ऑलमोस्टली अगर इसको बनाइएगा तो 16 का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्लियर है। चलिए इसको बनाइएगा आप लोग, इसमें कौन सा इंटरचेंज कीजिएगा कि आप लोग का इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आप लोग को देखना पड़ेगा, TMBF का ATIM एक निश्चित पर संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले पहला को सेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन में सेट किया। TM है, यहाँ पे BF है, इसको शो कर रहा क्या लिख रहा है, A लिख रहा है, T लिख रहा है, IM कर रहा है, ये लिख रहा है ना। तो हम लोग देखेंगे किसमें शो कर रहा। सबसे पहले फ्रेंड T, तो टी आप लोग का होता 20 में, ये होता 27 में, आई थिंक यहाँ देखिए +7 इंक्रीज करा। ये एम होता 13, 13 7 20, यहाँ भी 7 इंक्रीज करा, यहाँ भी 7 इंक्रीज करा, यानी सारे में 7 को इंक्रीज करें, क्लियर है। जस्ट लाइक सेम आप लोग देखिए CJ, यानी यहाँ भी 7 का इंक्रीज है। तो हम लोग क्यूट लिख रहे हैं QUAD। तो सबसे पहले मैं क्यू का होता है 17, 17 7 कितना होता है 24, 24 में हो गया एक्स हो गया, ये होता है 5, 5 7 12, 12 में क्या होता है एल होता है, ए आता है आप लोग का 1, 1 में 7 जोड़ेंगे तो एच हो गया, और डी में जोड़ेंगे तो के, यानी कि आप लोग देखिए तो XL, तो XLHK, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मानव प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लेसेंटा में जो होगा ना, देखिए HCG भी होती है, एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, लेकिन LH जो है ना वह प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।
चलिए, डीएनए प्रतिकृति के दौरान पश्चगामी रज्जक छोटे छोटे टुकड़ों में बनता, उन्हें एकांकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम का कौन सा जिम्मेदार होगा? तो फ्रेंड इसके लिए डीएनए लाइगेज होता है। कौन सा होता है? डीएनए लाइगेज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा PQ की लंबाई कितनी है, जहां व्यास AB और गैर व्यासी जीवा PQ बिंदु C पर लंबवत रूप से प्रतिच्छेद करती है और AC और BC का अनुपात 4:3 है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले स्टेप से करना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, एक PQ एक जीवा खींचना है। चलिए, मान लीजिए यहाँ से हम लोग P मान लिए, तो यहाँ पे Q एक जीवा खींचने है। क्लियर है? अब लिख रहे हैं AB और PQ। AB आप लोग का व्यास है, तो AB को व्यास, चलिए बीचों बीच से खींचेंगे। ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे, तो ये मान लिया व्यास है, A है आप लोग का, तो ये मान लिया B है। ठीक है, तो इसके बीच में सेंटर होगा, मान लिया O मान लिया। क्लियर है? इसके साथ साथ लिख रहा है PQ, तो यहाँ पे PQ सी पर लंबवत है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए सी पे लंबवत मान लिए, यहाँ पे ओ पॉइंट है। देखिए स्टेप से आप लोग किए होंगे, तो लिख रहा लंबवत है। PQ जो है ना आप लोग का लंबवत लिखा सी पर। ठीक है, तो यहाँ लंबवत कर दिया, यानी परपेंडिकुलर करा। AC और BC का अनुपात देखिए, AC और BC का रेशियो का देखना चाहते हैं ना। आई थिंक अगर आप लोग AC और BC का अनुपात देखिए 4:3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, BC तो आप लोग का यहाँ पे 3x कर दिए। अब AC का लिख रहा, क्या लिख रहा, तो 4x कर रहा, तो AC के लिए लिख रहा। तो टोटल अगर हम लोग करेंगे ना, तो इसके लिए टोटल 7 में से 3x को हटा देंगे। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रश्न से कीजिएगा, तो 4x + 3x यानी 7x। यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी स्किप करना पड़े, 4x बाई इतना आ जाएगा, फिर x का वैल्यू 4 है। इसको फ्रेंड्स अभी स्किप में कर रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। देखिए, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जीवा के केंद्र से 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी? देखिए, इसको काफ़ी इजी से बना सकते हैं ट्रिपलेट का यूज करते हुए। तो आप लोग बनाइएगा, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो मैं आप लोग को, हाँ फ्रेंड्स, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक वृत्त की जीवा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और लंबवती है। देखिए, कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को आप लोग इस स्टेप से बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्कल को शो किए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, कंसंट्रेट करके। देखिए, ये मान लीजिए कि AB आप लोग का क्या जीवा है, जो कि 6 सेंटीमीटर लंबा है। क्लियर है? अब यहाँ से ये केंद्र है, तो केंद्र से लेकर त्रिज्या खींच दिया, तो ये 10 सेंटीमीटर दिया था। ऑलमोस्टली यहाँ से लाइन ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर टोटल केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर लिख रहा था, हम लोग यहाँ 6 मान लिए। क्लियर है? अब आप लोग बनाइए, मान लीजिए कि यहाँ A मान लिए, तो आप लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना। मान लिया P है, तो PB का वैल्यू क्या होगा, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 10 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। ये 8 है, तो ये भी क्या, 8 8 8 क्या होगा, 16। तो जीवा की लंबाई कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन का वैल्यू होगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्रिपलेट थोड़ा सा याद रखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है ये। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है मेरे इन्वायरमेंट में। चलिए, मैं ग्राफ वाला को छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद से कर लीजिए। देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल बचता है। कुछ भी नहीं करना, कम से कम आप लोग देखिए, जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या को माइनस करिए। 990 में से हम लोग क्या करें, 6 को माइनस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोग भी शेष क्या बचेगा, आप लोग जानते होंगे। तो फिर 984 बचेगा। क्या बचेगा, 984। फिर 1330 है ना, तो 1330 में से -10 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 1320 बचेगा। अब क्या करेंगे, दोनों का हम लोग क्या, 984 या 1320 का HCF ज्ञात करेंगे, तो ऑलमोस्टली कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, उनमें पहले 20 संख्याओं का औसत 1.1 है और अगले 9 संख्याओं का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखिए, 30 संख्याओं का औसत क्या है, तो 1.2 है, तो 1.2 ले दिए। उसके अगले, तो अगले का 20 का लिख रहा, देखिए 20 का लिख रहा 1.1 है, तो 1 पॉइंट लिख देंगे। फिर अगले 9 का, तो यहाँ पे 9 का लिख रहा 1 है ये, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे तो 11 को 11 तो नहीं 22 है, नहीं यहाँ पे कीजिएगा, तो फ्रेंड 22 आ रहा, यहाँ पे 9 आ रहा, और यहाँ पे कीजिएगा तो 36 12 तो 36 आता है। क्लियर है? तो 22 और 9 क्या होता है, 31। 31 में से हम लोग क्या करेंगे, 36 में से 31 को माइनस कर दे, 5 बच गया। तो ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे।
देखिए चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी है, दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 32 रुपये पर केजी के बेचने पर कोई लाभ या हानि ना हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शुरू में चीनी का कीमत 40 है, फिर लिख रहा है यहाँ पे 30 लिख रहा है, क्लियर है। अब दोनों का मिश्रण में लिख रहा है 32, तो हम लोग को जानते हैं इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो 32 में से 30 को माइनस करेंगे तो ऑलमोस्टली 2 बचेगा। अब 40 में से 32 को घटाएंगे 8, तो रेशियो लाएंगे तो 1:4 आएगा, क्या रहेगा 1:4। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ यूनेस्को द्वारा सांची का स्तूप को 1989 में शामिल किया गया, तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। अब याद रखिएगा सबसे पहले यूनेस्को लिस्ट में अभी तक पूरे भारत में अभी तक कुल टोटल 43 जगह को जोड़ा गया है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिए, यानी कुल 43 जगह को जोड़ा गया है, क्लियर है। सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, सबसे पहले याद रखिए सांची स्तूप कहाँ पे, तो एमपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश के सांची में है, क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए सांची स्तूप का जो निर्माण किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा किया था। ये भी क्वेश्चन आता है सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया था, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, क्लियर है। इसके साथ साथ यूनेस्को का फुल फॉर्म जानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिए 16 नवंबर को हुआ था, 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, क्लियर है। अब इसके साथ साथ इसका मुख्यालय पेरिस होती है, क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। वर्ष 2023 में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ष 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन वर्ष 2023 में यानी कि पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल, देखिए कर्नाटक के होयसल पवित्र मंदिर को विश्व विरासत में जोड़ा गया था। ये 2023 में यानी 2 को जोड़ा गया था। वही बात करना था 24 के लिए, तो 2024 में भी 1 को जोड़ा गया था, तो इसमें जोड़ा गया था, तो 24 में इसमें जोड़ा गया था। 24 वाला मेरे माइंड में भी स्किप कर रहा है, फिर भी किसी को जोड़ा गया था। आई थिंक हमें लगता है ये असम के अहोम वंश के चराई देम बोइम को। देखिए 24 याद रखिएगा, 43वां बहुत हल्ले कर रहा, 43वां जो था आप लोग का याद रखिए चराई देव, मैं लिख दे रहा हूँ देखिएगा, चराई देव मोई गोम, ये थोड़ा सा नाम नया है, चराई देव मोई गोम, ये इसको जोड़ा गया जिसे सवागाम टीला बोलते हैं। ये 43वां नंबर का, क्लियर है। फिर से अगेन आई रिपीट, तो फ्रेंड 41 याद कर लीजिएगा, 42 याद कर लीजिए, 43 याद कर लीजिएगा, क्लियर है। तो 41 आप लोग का हो गया शांति निकेतन, 42 होयसल हो गया एंड 43 चराई देव मोई गाँव, क्लियर, कहाँ पे, असम में, क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में से विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड मैं डिस्कस किया था, यानी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के निवेशन प्रक्रिया 1991 में प्रारंभ हुआ था, 1991 में, क्लियर है। और याद रखिए FDI 2023-24 में सर्वाधिक सिंगापुर देश द्वारा किया गया, क्लियर, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और सबसे पहले चलिए काफ़ी है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में बनाया था? तो फ्रेंड्स नवकलेश्वर जो बनाया था वो आप लोग पढ़े भी होंगे, तो ये उड़ीसा में बनाया था। कहाँ पे बनाते हैं? उड़ीसा में। नवकलेश्वर उत्सव जो हम लोग मनाते हैं उड़ीसा राज्य में मनाते हैं, क्लियर है। याद रखिएगा उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है ये, ठीक है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा के महान विदुषी थे? तो ऑलमोस्टली ये जो फेमस थे आप लोग पढ़े होंगे संस्कृत के लिए थे, किसका थे ये? संस्कृत का। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दिल्ली में, सबसे पहले दिल्ली में जामा मस्जिद स्थित है, इसका निर्माण जो हुआ था 1656 के समय हुआ था, 1656 के समय। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। और जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे शाहजहां ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो कहते हैं विक्रम साराभाई को कहते हैं, विक्रम साराभाई को कहते हैं। और यही इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? विक्रम साराभाई थे, क्लियर है। अब मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? तो केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है, क्लियर है। अब इस केंद्र की जो शुरुआत हुई थी 1962 में हुआ था, क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1962 में शुरुआत हुआ था। इसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल
रॉकेट लॉन्चिंग था। क्लियर है। वर्तमान समय विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के निर्देशक कौन है, तो उनिस्कर नायर है। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड बात करना चाहते हैं इसरो का, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और वर्तमान समय में इसका अध्यक्ष कौन है, KR नारायण है। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, देखते हैं। इसमें आप लोग को वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। सभी जैम मक्खन है, तो देखिए सारे जैम है, ये सारे जैम को हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, मक्खन मान लेते हैं। ये हम लोग मक्खन मान लें, सारे जैम क्या है, ये मक्खन हो गया। क्लियर है। फिर लिख रहा कुछ नीब स्याही है, कुछ नीब पक्खन ये, तो हम लोग फिर कुछ नीब मक्खन है, तो देखिए मक्खन में हम लोग कुछ नीब को मान लें। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर कुछ नीब क्या है, स्याही है, तो यहाँ पे कुछ नीब की स्याही मान लें। अब आप लोग बनाइए। तो यहाँ से अगर हम लोग फोकस करना चाहते हैं, देखिए पहला कुछ स्याही मक्खन है, कुछ स्याही मक्खन है, बिल्कुल नहीं है, तो पहला कैंसिल हो गया। सभी जैम नीब है, सभी जैम नीब है, नहीं है, तो दोनों आप लोगों का कैंसिल हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 करता, ना ही निष्कर्ष 2, तो ना तो निष्कर्ष 1 करेगा, ना ही निष्कर्ष 2। ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा ना, तो GH, देखिए GH है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी GHOST गोस्ट कर दीजिए ना। देखिए ये जो सिटिंग जो चल रहा ना, इसमें गोस्ट चल रहा। देखिए G है, H है, फिर यहाँ पे O भर दीजिएगा, ST गोस्ट चल रहा। तो देखिए आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे GH है ना, GH है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या भरेंगे, O भर देंगे। ये ST दिया हुआ, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे, GHO, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे, ST, फिर GHOS। इस टाइप से करिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो 34 का राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया है तथा गुना भागों को आपस में बदल दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क्स का स्थान पे क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 13 है, 13 कर दिए, भागा के जहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3, प्लस के पे माइनस कर देंगे, गुना के पे भागा कर देंगे 2, माइनस के पे प्लस कर देंगे 11। सॉल्व कीजिएगा तो 13 या 39 माइनस 1 प्लस 11, तो फ्रेंड 39 में से 38, 38 प्लस 11 क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता 49 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर देंगे। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। जानवर शेर सियार किस में संबंध है। देखिए ये जानवर के अंतर्गत आ गया, ठीक है, ये शेर हो गया, सियार हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना पड़ेगा 37 क्वेश्चन। फ्रॉम, तो फ्रॉम को लिख रहा है W, फ्रॉम को लिख रहा है HSN के लिख रहा। तो देखिए F आता है आपका 6 में, H आता है 8 में, यानी 2 इंक्रीज कर रहा। R आपको 18 आता है, S 19 में 1 में, O 15 में आता है, N आता है 14 में, यानी -1 यहाँ पे हो रहा। फिर देखिए M आता है आप लोग को 13 में, K आता है आप लोग का 11 में, तो -2 यानी +2 +1 -1 -2 का इंक्रीज कर रहा। तो देखिए J में हम लोग 2 को ऐड करें, JKL यानी L ले लेंगे, U में 1 को बढ़ा, U के बाद भी, M में 1 माइनस कर देंगे, L हो गया, P में 2 माइनस करेंगे तो ये, तो L भी N यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसको सॉल्व करना है। देखिए C, देखिए पहला में क्या कर रहा है, C, B से C बढ़ रहा, फिर देखिए तो 2 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, E बढ़ा रहे हैं, फिर अगला क्या बढ़ाइएगा, तो 1 2 3 बढ़ा, तो अगला में 4 बढ़ाई ना, तो ये 5 4 9 होता है, तो 9 में यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं और भी कुछ वैसा हो रहा है क्या। तो यहाँ पे और भी हम लोग देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करते हैं तो देखिए B से C में बढ़ा दिए, क्लियर है। अब देखिए Y आप लोग का W जा रहा है, यानी 2 घट रहा। H आप लोग का होता है 8 3 11 हो रहा, 14 में यहाँ पे माइनस, यानी 1 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 घटा रहे हैं, फिर +3 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग EUCN में ये कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा मैं देख के बताता हूँ लास्ट टाइम, क्लियर। तो वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कर रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करती है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए अगर पीरियोडिक टेबल जाते हैं ना, तो आप लोगों को मैं बताया था, देखिए जब भी आप लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे नीचे वाला जो होता है सबसे अधिक धात्विक होते हैं। तो देखिए आप लोग को देखिए सीजियम सबसे ज़्यादा नीचे आते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सीजियम। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, तो सीजियम तत्व आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, क्लियर है। सीजियम का संकेत क्या होता है, तो CS होता है, CS होता है, क्लियर है। चलिए याद रखिए, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ सोडियम लिखे हैं, रुके, सोडियम, मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम लिखे, फिर क्या होता है, सिलिकॉन होता है, फिर फास्फोरस होता है, सल्फर। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा, अगर देखिए अब इसके नीचे सोडियम के नीचे क्या होता है, पोटेशियम होता है। ये इतना में सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो ऑलमोस्टली पता है क्या होगा, पोटेशियम होगा। पोटेशियम के बाद क्या होगा, सोडियम। देखिए सबसे ज़्यादा पोटेशियम होगा धात्विक, फिर क्या होगा, सोडियम होगा, फिर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा, फिर क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, इस टाइप से जाता है। सबसे कम हो गया सल्फर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक
का कार्य करता है, यानी फ्रेंड्स विच ऑफ द मैटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों ने बताया था सल्फ, देखिए HNO3 आप लोग का ऑक्सीडाइजिंग के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। और इसका सूत्र होता है HNO3, क्लियर, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 12,000 रुपये पर 9 वर्षों के लिए 9 महीनों के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का त्रैमासिक ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप लोग अगर कंसंट्रेट करते थे यहाँ पे त्रैमासिक बोल रहा, तो हमेशा याद रखिए, देखिए यहाँ पे आप लोग को 20% बोल रहा ना, तो 20% बोल रहा, तो त्रैमासिक के लिए कंसेप्ट सुनिएगा। त्रैमासिक के लिए हमेशा क्या करिएगा ना, जो आप लोग का आई थिंक जो भी रेट रहता है उसको 4 से डिवाइड करिए, यानी कि 20 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, आई थिंक आप लोग का बीच आएगा 5% आएगा, और जो महीना रहता है उसको 4 से गुना करेंगे, यानी 9 चौक 36, आई थिंक कितना आ गया 3 ईयर हो गया। आई थिंक समय आप लोग का 3 साल हो गया और रेट आप लोग का 5% हो गया। तो 5% को रेट में तोड़िएगा तो 5/100 करेंगे, बिल्कुल करें, 1/20 होगा ना, तो हम लोग को 20 से 21 में जाएंगे, 3 बार करेंगे, तो यहाँ पे क्या करें 20 पर पावर 3 कर देंगे, और उसी प्रकार यहाँ पे क्या करें 21 पर पावर 3 करेंगे, तो 20 पर पावर 3 का वैल्यू आई थिंक होता है 8,000, उसी पर 21 पर पावर 3 का वैल्यू होता है 9,6, ये होता है, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग को भी जो डिफरेंस लिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, एक यहाँ 6 आएगा 2 1, यानी कि 1261, तो 1261 आ रहा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे 1200 क्या निकालना यहाँ पे निकालना है, तो ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा फ्रेंड्स 8,000, तो 8,000 का वैल्यू कितना लिख रहा था 12,000 लिख रहा था, 12,000 लिख रहा नहीं है, तो 12,000 गुना 1261 बटा क्या करें 8,000, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा आप लोग का 1891.45, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यह 7 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, ट्रेन की लंबाई यानी लंबाई में क्या था 4 बार लंबाई में 4 गुना समय लिखेंगे, तो चाल का वैल्यू देखेंगे तो 79.2 था, किलोमीटर पर आवर था, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 गुना कर दिए, और समय क्या 7 सेकंड है। अगर इसको आप लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए इस टाइप से किए होंगे, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग डिवाइड कीजिएगा सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स आ गया, 2 का टेबल में अगर ये निकालेगा तो 34, यहाँ पे टोटल कीजिएगा, 2 का पारा में 7, यानी कि 3 दूनी 6, 1 का 9 49, 1 का 9 19, यानी 9 में 18, 1 6, ये आप लोग का आ गया, क्लियर है। अब 18 के पारा में ये कीजिएगा तो 18 दूनी 36 हो गया, फिर 3 अच्छे 18 दूनी 36, 22 को 7 से गुना करें क्या आएगा 154 मीटर आएगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि x + y का वैल्यू 12 है और x y बराबर 6 है तो इसका वैल्यू निकालना है। फ्रेंड्स आप लोग अगर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं, तो किसको यहाँ पे 6 लाना है मल्टीप्लाई करके और ऐड करके लाना है आप लोग को 12, पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा एक्स वाई होगा या वाई एक्स होगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया प्लस वाई स्क्वायर बच गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला देखिए मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस होता है 2xy, ये फार्मूला होता है, क्लियर है। बाई क्या करेंगे एक्स वाई कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो 12 लिख रहा है, 12 का स्क्वायर 144 कर देंगे, माइनस 2xy का वैल्यू 12 हो गया, फिर एक्स वाई का वैल्यू 6 है, तो 144 में से 12 गया तो 132 बचेगा, 132 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्टली क्या बचेगा 22 बचेगा, तो राइट आंसर क्या आएगा 22, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ऋषि और सरिता के पास 4760 रुपये है, यदि ऋषि की राशि का 9/16 सरिता की राशि के 3/4 के बराबर है तो सरिता के पास कितनी राशि है। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, देखिए आप लोगों को सॉल्व करना है केवल। देखिए सबसे पहले ऋषि की राशि का, तो ऋषि मान लीजिए ऋषि की राशि का 3/4, देखिए ऋषि की राशि के 3/4 किसके बराबर है, सरिता की राशि का, सॉरी इसका 9/4 था, यहाँ पे देखिएगा ऋषि के राशि का 9/4 था, 9/16 था, तो 9/16 जो बराबर थे आप लोग के सामने सरिता के राशि के 3/4 के बराबर है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दोनों का रेशियो ले लेंगे, क्लियर है। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो आई थिंक अगर आप लोग सॉल्व भी करते हैं ना तो ये 3 3 कैंसिल हो गए, 4 चौक 16 कट गया, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं 3r बराबर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 4s आएगा, क्लियर है। आई थिंक अगर एक स्टेप और जंप करते हैं तो देखिए ऋषि का और सरिता का निकालिएगा तो रेशियो यहाँ पे 4 क्या आएगा 3 आएगा, 4:3 आएगा, आई थिंक 4:3 आ गया। अब हम लोग का क्या लिख रहा टोटल कितना था 4760 था, तो आप लोग सरिता के लिए बोल रहा तो सरिता का 3 था, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे 3 भागा टोटल कितना था 4 3 7 हो गया इंटू 4760 को डिवाइड करेंगे तो आप लोग भी जाएगा 327। तो इसको टोटल सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2040, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक केस तेल उत्पाद को 336 में बेचने पर 12% का लाभ होता है, यदि लाभ घटकर
घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करना। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, आप लोग को विक्रय मूल्य ज्ञात करना ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टोटल 336 रुपये है। अब कितना रुपये घटा के देखिए, यदि लाभ घटा कर 109 कर दिया तो यानी 109 कर देंगे तो लाभ परसेंट कितना होता है 112%। यहाँ पे कर देंगे ना 12% है ना। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 327 रुपये आएगा। क्या आएगा 327 रुपये आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। यदि 275 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता अभी भी 4.5% लाभ प्राप्त करता है, तो उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले एमपी देखना है। एमपी का वैल्यू 275 लिख रहा है। क्लियर है। डिस्काउंट 5% लिख रहा है। लाभ कितना रहा, ये आपको क्या करना, फार्मूला का यूज करना। मैं लिख देता हूँ, इस चीज़ को याद कर लिए। फार्मूला को होता है MP/CP। तो MP/CP का फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट होता है, उसके नीचे करेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट होता है। अब इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए। देखिए एमपी का वैल्यू 275 लिख रहा, सीपी का वैल्यू आप लोग को निकालना था 100 प्लस पी, तो पी का वैल्यू 4.5 था ना, तो 104.5 आ गया। तो 104.5 आ गया, 100 माइनस डी, तो यहाँ पे 95 कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं इसे तो कुछ नहीं करना, 250 आंसर आ जाएगा अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो। क्लियर है। तो 250 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। तो आप लोग को ऑलमोस्टली में बताया था बहादुर शाह जफर को। देखिए मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर को 1857 में मुगल शासक ने हटा दिया था। क्लियर है। तो याद रखिएगा। और अंतिम कौन थे, ये बहादुर शाह जफर थे। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर को माना जाता है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। और याद रखिएगा बहादुर शाह जफर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे बोलते हैं बहादुर शाह जफर को, बहादुर शाह जफर यानी इसे बोलते हैं द्वितीय बोलते थे, यानी कि माइंड में मेरा भूल रहा है, स्किप हो रहा, द्वितीय कुछ बोलते हैं, कुछ है द्वितीय भूल हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इसे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसे म्यांमार भेज दिया था, यानी वर्मा भेज दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है, इसे कहाँ भेज दिया था, म्यांमार भेज दिया था। और 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। क्लियर है। तो क्वेश्चन आता है इसे कहाँ भेज दिया था, तो म्यांमार में भेज दिया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। ये तो फेमस क्वेश्चन है ये, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े भी होंगे और नहीं जानते होंगे आप लोग। तो देखिए दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन जो किया गया था वह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था, 24 दिसंबर 2002 को करवाया गया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखिए 2015 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर है। चलिए वही मनमोहन सिंह का मौत हो चुका है, जो कि इससे पहले RBI के पूर्व गवर्नर थे, भारत के उदारीकरण के जनक थे, इन्हें LPG का जनक कहा जाता है और भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी थे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, 1930 में क्या लिखा, 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑलमोस्टली फिर 1930 में, सबसे पहले 1930 में देखिएगा आप लोग छाटिए। देखिए गदर आंदोलन कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। तो पहला आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1907, ये भी कैंसिल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, 1942 में हुआ था। तो आप लोग को लास्ट बच गया नमक सत्याग्रह। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रम में सही है। तो फ्रेंड्स देखिए अपना लिखते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, संप्रभु। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग पढ़ेंगे भारत की प्रस्तावना अगर पढ़ेंगे, देखिए किसी बुक में NCERT में हो रहता है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र ये रहता है। तो देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, देखिए सबसे पहले बोलता है एक संप्रभु, तो सबसे पहले संप्रभु लिखते हैं। क्लियर है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी बोलते हैं, उसके बाद पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं लोकतंत्रात्मक और लास्ट में गणराज्य बोलते हैं। तो देखिए संप्रभु से स्टार्ट आप लोग का ये भी है, उसके बाद समाजवादी आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो याद अगर आप लोग किए हैं तो याद रहेगा आप लोग का। क्लियर है। आप लोग मैं पढ़ता था क्लास 8 में, याद है मुझे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र ये होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का
उद्देश्य जो प्रस्ताव हुआ था वह 13 दिसंबर, इस चीज़ को याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 में पास किया था। क्लियर है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था और पास करवाने वाला हाथ था JL नेहरू का था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं प्रस्तावना, तो फ्रेंड भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो शब्द लिया गया, देखिए प्रस्तावना जो शब्द लिया गया, देखिए प्रस्तावना जो लिया गया है वह लिया गया अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये आप लोग को याद रखिए, अमेरिका के संविधान से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा लिखा गया, प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया ना, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे और अच्छे से पता होगा। क्लियर है, और इसके साथ साथ याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में, देखिए अभी मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला शब्द जो जोड़ा गया था उसका नाम क्या था? तो समाजवादी। देखिए अभी मैं बताया था, आप लोग देखे भी थे, पहला था समाजवादी था, दूसरा था अखंडता, अखंडता भी था, मैं इस चीज़ को मैं मिस्टेक किया था, अखंडता था, और थर्ड था पंथ निरपेक्ष, ये तीनों को जोड़ा गया था। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है, इसके साथ साथ याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी कहते हैं, यानी इसे संविधान की क्या बोलते हैं? कुंजी। ये क्वेश्चन आता है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो मैं अगेन आई रिपीट, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं फ्रेंड? तो याद रखिएगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को पूर्व का इतावली भी कहते हैं? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, इसका राइट आंसर होगा तेलुगु। तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी भी कहते हैं। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो याद रखिएगा आप लोग, तेलुगु जो भाषा होता है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का होता है। देखिए तेलुगु भाषा किसका होता है? तो आंध्र प्रदेश का होता है। अगर आप लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं, देखिए आंध्र प्रदेश का होता है, तेलंगाना का कौन भाषा होता है? ये तेलुगु होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो तेलुगु भाषा को साहित्य भाषा, आई थिंक शास्त्रीय साहित्य भाषा के जो सूची में 2008 में शामिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो 51 क्वेश्चन हो चुका है। मैं मैथ, रीजनिंग सब सारी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र होता है। फ्रेंड्स ये आप लोग को इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताता हूँ, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की तुलना में एकाधिकार की मांग जो होता है ना, वह कम लोचदार होती है। क्या होती है? कम लोचदार होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। 3 बजे घड़ी की घंटे और 1 मिनट के सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? हमेशा याद रखिएगा, जब भी बोलता है तो उसके लिए फार्मूला होता है थीटा इक्वल होता है 11/2 लिखिएगा, मिनट माइनस 30h, ये फार्मूला आप लोग को यूज करना पड़ता है। तो 3 बजे बोला तो मिनट तो आप लोग का 0 हो गया, तो केवल 30 करिएगा, और एच कितना 3 बोला, तो 30 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा? 90 डिग्री। तो राइट आंसर करेंगे तो 90 डिग्री, माइनस को स्किप कर देते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये फ्रेंड सॉल्व करिए। देखिए आर होता है 18 में, तो 18 3 54 हो गया। डब्ल्यू होता है आप लोग का 23 में, 23 चौक 68 हो गया। यू होता है आप लोग के सामने, यू होता है 21 में, 21 दिया हो गया। एल आप लोग का होता है 12 3 36 हो गया। तो अगला यहाँ पे डब्ल्यू कितना 23 में होता है, तो 23 दिया 69 होना चाहिए, तो भिन्न, तो यहाँ पे आप लोगों को तो गलत हो गया। फिर देखिए 25 दिया 75 हो गया, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डब्ल्यू वाला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा, बाढ़, सूखा। देखिए जिस प्रकार अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति होती है, उसी प्रकार अत्यधिक सूखा पड़ने पर क्या होता है? अकाल आ जाते हैं। क्या आते हैं? अकाल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। यदि आप शुरू में दक्षिण को मुंह करके खड़े हैं और फिर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़े, तो आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? तो ऑटोमेटिकली फिर इसमें अगर देखिए तो उत्तर दिशा हो जाएगा। चलिए बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा इससे संबंधित है, तो याद रखिएगा हवा धूल से संबंधित हो जाएगी। पी क्यू का भाई है, आर, देखिए पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है। देखिए पी जो है ना आप लोग का क्यू का भाई है, तो देखिए क्यू का भाई कौन हो गया? पी हो गया। आई होप क्लियर होगा। जो हमेशा सेकंड के लिखते हैं, यानी जो आर की बहन है, यानी पी जो है ना, ये नहीं इसका आर बहन हो गया, यानी कि आप लोग का बहन हो गया। ठीक है, जो हमेशा सेकंड के लिए होता है, यानी क्यू आप लोग का बहन हो गया आर का। एस टी का भाई है, तो फ्रेंड्स एस टी का भाई है और टी क्यू की माँ है। टी देखिए टी जो है ना आप लोग का क्यू की माँ है, तो यहाँ माइनस कर देंगे, और एस टी का भाई है, एस जो है ना टी का भाई है। चलिए यहाँ पे मान लिए ये है ना, यानी ये मामा हो गया, है ना। फिर बोला एस का क्यू से क्या संबंधित है? तो एस का क्यू से, तो देखिए एस और क्यू का संबंधित देखिए। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर इसमें बनाइएगा, तो अगर रिलेशन अगर देखना चाहते हैं, तो ये अगर आप लोग देखिएगा ना, तो यहाँ पे अगर रिलेशन बनाइएगा तो ऑलमोस्टली देखिए मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा। तो हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर मामा है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर वस्तु का त्वरण क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा
क्या होगा। तो एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर इसका त्वरण जी नीचे की ओर होगा। क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर है। चलिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ओजोन परत की क्षय के लिए सबसे बड़ा जो मेन गैस होता है CFC होता है। आई थिंक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC बोलते हैं उसे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं क्या लिख रही है। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का लाभ क्या का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। तो सबसे पहले मान लीजिए अंकित मूल्य, तो एमपी कुछ नहीं पता तो हम लोग 100 मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करें, एसपी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स हम लोग क्या करें, एसपी निकालेगा तो 15% छूट देता है तो ये क्या होगा, 85 रुपये हो गया। अब लिखा 10% का लाभ कमाता है तो एसपी ये है तो हम लोग यहाँ से 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो एसपी बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग एसपी का वैल्यू निकल गया ना, तो हम लोग जानते हैं एसपी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एसपी बराबर होता है सीपी, तो सीपी आप लोग निकाले इनटू प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना पर 110% है ना, तो 110/100 करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं यार, कितना 10% लाभ प्राप्त करता है ना। एक काम कीजिए आप लोग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर नहीं बना तो आप लोग ये फार्मूला का यूज कीजिए, MP/CP वाला यूज कीजिए। MP/CP इक्वल टू सबसे पहले 100 प्लस प्रॉफिट कीजिएगा बाय 100 माइनस डिस्काउंट कीजिएगा। अब आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा MP। तो MP प्लस देखिए यहाँ पे बनाइए ना MP+P, तो प्रॉफिट का वैल्यू 10 था तो 110 हो गया। डिस्काउंट कितना था, 15% था। तो यहाँ पे ये करेंगे। अब देखिए 22 पचे होता है 110 और ये 17 बार में होता है। तो ये आप लोग का MP का था, ये आप लोग का CP का था। तो CP व MP का वैल्यू अगर बोला ना तो 17:22 आएगा। 17:22 है। ऑप्शन 17:22 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इजी क्वेश्चन था। चलिए, संख्याओं 4, 6, 8, P 12 और 14 की माध्यिका 9 है तो P का मान गया था। देखिए कितना टोटल 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 है तो ऑलमोस्टली फ्रेंड आप लोगों का सम संख्या है, तो सम संख्या रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा और चौथा पद को जुड़ के डिवाइड करें। तो तीसरा 8 है प्लस P है। तो यहाँ पे तीसरा पद कितना था, 8 था। चौथा पद कितना है, P है। तो 8 प्लस P करेंगे बाय 2 करेंगे और माध्यिका कितना था, तो 9 है। अब सॉल्व कर लेंगे तो 8 प्लस P का वैल्यू 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। तो P का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 10, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित की आय तथा व्यय का प्रारंभिक अनुपात 9:5 है। उसके आय को 5% से बढ़ाया जाता तथा व्यय को 15% से बढ़ाया जाता है। यदि उसकी नई बचत 37,000 रुपये तो अमित का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों को सॉल्व करना। देखिए अमित की और व्यय, देखिए अमित के लिए बात करें तो आय मान लीजिए हमेशा 9x है, ठीक है। तो देखिए एक्स में ही नहीं मानते हैं तो एक काम कीजिए, मान लीजिए इनकम है ये, तो इनकम 9 मत मान लीजिए, मान लीजिए कि 9,000 मान लीजिए। क्लियर है। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेव होता है। तो एक्सपेंडिचर कितना 5 है तो मतलब 500 हम लोग 5,000 मान लिए। तो यहाँ पे अगर देखिए तो इसका सेविंग रुपीज़ कितना होगा, 4,000 होगा। उसकी आय में 5% की वृद्धि करते हैं। आई थिंक 9,000 में क्या करेंगे ना, 5% की वृद्धि करेंगे। तो 9,000 है ये, तो 9,000 में 5% यानी कि 105% आप लोग का हो गया वृद्धि। 0 काट दिए। तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 9 पचे 45 यानी 9 पचे 45 हो गया। फिर यहाँ पे 0 करेंगे 9,045 आ गया। आई होप क्लियर होगा। फिर बोल रहा तथा व्यय में 45% की वृद्धि करते हैं। तो 5,000 में हम लोग क्या करें, देखिए 5,000 है ना, तो 5,000 में क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे 45% कितना लिख रहा है, 45% के बढ़ाया था। तो यहाँ पे 45% 145/100 कर देंगे। तो 145 को 5 से 5 पचे 25 हो गया। 14 पचे 70 2 72 आ गया, यानी 72500 आ गया। क्लियर, ये आ गया। तो आप लोग का रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए 9,045 में से 7250 को घटा देंगे। तो 9,045 था आप लोग का, इसमें से क्या लिखे थे 7295 को माइनस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इसको टोटल अगर सॉल्व कर लिया ना इसी मेथड, तो राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा 9,000 रहेगा, 90,000 आ जाएगा। राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक घनाभ के आकार के, देखिए एक घनाभ के आकार के घनाभ आकार का कमरा जिसका आयाम 2 मीटर गुना 3 मीटर गुना 4 मीटर है, रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। जब भी सबसे लंबी की बात करना चाहते हैं तो दोनों का डायगोनल निकालते हैं। तो L² प्लस क्या करें B² प्लस H²। तो फ्रेंड्स L का वैल्यू कितना था, तो शुरू में 2 था तो 2 का स्क्वायर 4, B का वैल्यू 3 था 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29, तो √29 होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये रहा 64 क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। तो ये तो ऑटोमेटिकली आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड, देखिएगा 24 आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 6 काली और 8 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद या
यादृच्छा से निकाली जाती है तो खींची गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप लोग को सफ़ेद होने के लिए बोल रहा ना, तो देखते हैं। सबसे पहले सफ़ेद एक ही गेंद निकालना, तो 8 कर देंगे, 8 कॉम्बिनेशन 1 का यूज करेंगे। टोटल गेंदा कितना था, 8 से 14 कॉम्बिनेशन 1। तो फ्रेंड्स 8 बटा क्या करेंगे 14, आई थिंक सॉल्व कीजिएगा तो 4/7 आएगा। 4/7 ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष भाग लिया था। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में भारतीय तीरंदाजी ने ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और ये जो हुआ था दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आर रहमान ने माइकल जैक्सन के साथ निम्नलिखित में कौन सा संगीत एल्बम रिकॉर्ड किया था। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे, एकल सत्यम होगा, एकल सत्यम होगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित होती है। तो थॉमस थामते हम लोग तो पुरुष बैडमिंटन से होते हैं। किससे होता है, पुरुष बैडमिंटन से होती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे तो संविधान का भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित होती है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स कुछ करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे, मैं भूल गया, देखा, याद रखिएगा। थॉमस कप, देखिए क्वेश्चन आता है थॉमस कप 2024 का विजेता कौन था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ थॉमस कप 2024 में थॉमस कप और उबेर कप दोनों 2024 का जो विजेता था चमगादड़ चीन था। क्लियर है। चलिए, भारतीय संविधान के कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, देखिए नागरिकता यानी होता है सांप, याद कर लिए। देखिए नागरिकता में हमेशा भाग नंबर 2 आता है। क्या आता है, भाग नंबर 2 होता है, वह नागरिकता से संबंधित होते हैं। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं, इसका आर्टिकल के बारे में बात करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर इसका जो अगर बात करना चाहते हैं ना, तो आर्टिकल होगा 5 से 11 के बीच में आता है। क्लियर है, याद रखेंगे आप लोग। और वही बातें करना चाहते हैं, ये किस देश से लिया गया। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो नागरिकता जो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। किस देश से लिया गया, ब्रिटेन के देश से लिया गया। और आर्टिकल नंबर 10 यानी अनुच्छेद नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों को जारी रखने का प्रावधान है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर भाग नंबर क्या चलेंगे, भाग नंबर 2। वही भाग नंबर 4 किससे, तो डीपीएसपी से, यानी कि डायरेक्ट टू प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से, जो कि आयरलैंड देश से लिया गया। भाग नंबर 1 राज्य एवं संघ से लिया गया। भाग 3 फंडामेंटल राइट से, जो कि अमेरिका देश से लिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को, देखिए यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड याद रखिए आर्टिकल नंबर 142 के तहत, ये याद रखिएगा। देखिए मैं इसके बारे में डिटेल बता देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 को विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है। क्लियर है। आई थिंक फ्रेंड्स सेक्स वर्कर कानून के समान संरक्षक के हकदार होते हैं, ये आप लोग का आर्टिकल होगा। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट बात करना चाहते हैं आर्टिकल 143 का। तो फ्रेंड्स 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। वही 140 में संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ऐसी अनुसंगित शक्तियां दी गई है जो सर्वोच्च न्यायालय में दी गई शक्ति और अधिकारियों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हो। 141 क्या है, तो हाईकोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर को मतों का राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है। तो इसके लिए राइट आंसर कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ये देखिएगा, तो देखिए ये आप लोग का 11 का क्यूब होता है, ये आप लोग का 13 का क्यूब होता है, ये आप लोग का 17 का क्यूब होता है, ये आप लोग का 18 का क्यूब होता है, और ये आप लोग का होता है 19 का। तो देखिए ये सम संख्या का, बाकी सब विषम का है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, यानी ये आप लोग का हो गया। क्लियर है। चलिए, एक निश्चित कुछ भाषा में बर्ड को DFTF लिखा जाता है। तो काइट को देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखिए बी को ऐड कर देंगे 2, बी में 2 जोड़ेंगे, दिया गया आई 9, 9 2 11, आर देखिए सारे में 2 2 जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ई आप लोग होता है 5, 5 2 7, 7 में क्या आ गया, जी आ गया। ई होता है 1 में, तो 1 का 3 2 3 हो गया। जी आता 7, 7 3 7 2 9, 9 में क्या आता है, आई होता है, तो आई कर देंगे। फिर एल होता है आप लोग का 12, तो 12 2 14 हो गया। ई होता है आप लोग 5 2 7, यानी कि GCING। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसको बनाना होगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 किन्हीं शब्द में एक समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चुनना है। देखिए कौशल, वजन, स्मरण शक्ति, बुद्धि। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स इसमें देखिए कौशल आप लोग का माइंड से संबंधित है, स्मरण शक्ति माइंड से संबंधित है, बुद्धि माइंड से संबंधित, वजन आप लोग का बॉडी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें आप लोगों का क्यू अक्षर के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लॉक वाइज चलते हैं। तो देखिए टी था, फिर आर था, फिर एस था, इसमें भी क्लॉक। तो टी हो गया, यू हो गया और क्यू हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए एस का अपोजिट क्यू हो गया, आर का अपोजिट
यू हो गया। तो टी के लिए बोला ना, तो इसमें कौन बच गया था, देखिए पी आप लोग को लिखे हैं तो टी का अपोजिट पी हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन क्या लिख रहा था देखते हैं। यहाँ पे क्या था, क्यू था, तो क्यू का अगर बोलेंगे क्या एस हो जाएगा। क्यू था तो एस हो गया, तो क्यू का ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 76 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस देख लीजिए, मज़ा आया होगा पढ़ने में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कहीं गड़बड़ लग रहा होगा तो बोल दीजिएगा। सभी खिलौने कलम है, तो फ्रेंड्स सभी खिलौने यानी कि सारे टॉयस को क्या करेंगे हम लोग, पेन मान लेंगे। ये आप लोग का हो गया, क्लियर है। फिर बोल रहा सभी खेले कलमे है, अरे यार ये तो टफ कर दिया। तो देखिए सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या रहा, कलमे कलमे आ रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे कलम को देंगे, सारे कलम को ले लिए, क्लियर है। अब देखिए सभी खिलौने कलमे हैं, तो ये मान लीजिए कलम है, सभी कलम हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ खिलौना लेंगे कुछ खेल लेंगे। अब बनाइए, आई थिंक फ्रेंड्स ये आप लोग का खिलौना हो गया और ये आप लोग का खेल हो गया, और ये कलम था। अब बताइए, देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, मैं खुद हो रहा देखता हूँ बनाकर। देखिए सभी खिलौने कलमे हैं, तो सभी खिलौने कलमे, चलिए मान लेते हैं खिलौना को टी मान लेते हैं, टी फॉर टॉय होता है। तो ये सारे खिलौने जो आप लोग का, यानी कि भाई एक कलमे मान ले, कलम यानी कि पेन मान लिए। फिर बोल रहा सभी खेले पेन है, तो यहाँ पे हम लोग खेल मान लेते हैं, खेले यानी खेल मान लेते हैं, के मान लेते हैं, सभी खेल क्या है, पेन है, तो ये भी आप लोग मान सकते हैं। तो आप लोग बताएं कोई भी खिलौना खेल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन काट दीजिए। कोई भी कलम खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या फिर लिख रहा है कुछ खिलौने खेल हैं, कुछ खिलौने खेल हैं, ये भी आप लोग का गलत हो रहा है, ये कंफ्यूज करे, यानी तीनों नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है या तो निष्कर्ष 1, देखिए खिलौना बच गई, यानी हाँ नहीं बोला, तो ऑप्शन नंबर डी को कर देंगे। यहाँ पे कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन ये थोड़ा, लेकिन वैसे आप लोग ऑप्शन नंबर डी ही होगा। रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है, तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है। तो देखिए रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, मान लीजिए कोई विजय है, विजय ने कहा यह मेरी पत्नी, तो पत्नी यानी कि इसकी वाइफ होगी, क्लियर है, इसकी पत्नी के एकमात्र भाई, तो एकमात्र भाई यानी इसका साला हो गया, एकमात्र भाई के पुत्र यानी साला का पुत्र हो गया, क्लियर, एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है यानी किसकी, ये हो गया, तो इसका ये क्या पति। तो रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है, तो रुक्मणी के पति, तो यहाँ पे ये तो आप लोग का रुक्मणी है, रुक्मणी का पिता ये हो गया, का विजय से संबंध, तो ऑलमोस्टली साला हो गया, सही तो है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन का क्या तात्पर्य है, तो ऑलमोस्टली फैन खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषक स्तरों के प्रदूषकों को सांद्रता में वृद्धि को क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन, यानी कि बाई मैग्निफिकेशन होता है, क्लियर है। और इसके लिए याद रखिएगा डीडीटी पीसीबी वसा उत्तकों में जमा हो जाती है। चलिए 80 नंबर, कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, विंडोज 10, मैक लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये आप लोग का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 53,240 रुपये की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या होगी, कुछ नहीं करना फिर 10% बोला नहीं है, तो 10% के अकॉर्डिंग चलें, तो 10 से हम लोग 11 जाएंगे, फिर क्या करें 10 से 11 जाएंगे, फिर 10 से हम लोग क्या करें 11 जाएंगे, तो 10 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोग का 1 2 3 आ गया, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग चले तो 1 3 3 1 आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मूल राशि बोल रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे टोटल, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो इसकी राशि पर, तो ये वैल्यू देखिए यानी कि 31 चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी 331, तो 331 का वैल्यू आप लोग के सामने लिख रहा 53240, आई थिंक 4 टाइम्स गुना 40 से गुना कर दीजिए ना, तो राइट आंसर आएगा, मूल राशि आएगा 40 से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दें। इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग आसानी से बना सकते हैं ये सब, देखिएगा। इस क्वेश्चन का भी मैं स्किप कर रहा हूँ। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत थी, वह अपनी 65वीं पारी में अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, यानी 0 पर आउट हो गया, इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या है, देखिएगा। सबसे पहले एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत थी, तो मान ली 64 पारी का था ना, तो 64 पारी का औसत x था, क्लियर है। तो 64 पारी का औसत हो गया x हो गया, 64 अपनी 65वीं पारी में वो अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, यानी 0 पर आउट हो गया, और इसकी औसत में 2 रन कम हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 65 कर देंगे, औसत तो x माने थे ना, इसमें से 2 रन कम कर गया, समझ में आ गया। तो किससे कम हो गया, तो यानी टोटल 64 में x है, टोटल क्या करेंगे बराबर कितना लिखेंगे 0, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, तो x का वैल्यू आएगा 65 दूनी 130 यानी कि यहाँ पे 130 आ गया। अब इसमें से 2 को घटा देंगे तो नया औसत क्या आएगा 128, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग बना लीजिए, तो इसको अगर बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर आप लोग के बीच में आ जाएगा 8 लीटर। चलिए
मैडी 75 पृष्ठों वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ता है, उसे पूरा अध्याय पढ़ने के लिए कितने पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होगी? कुछ नहीं करना है, 65 पृष्ठों वाले के लिए कितना भाग पड़ता है? 3/5 पड़ता है। तो 3/5 करेंगे तो 25 तिया 75 हो गया ना ये। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 तिया कितना हो गया? 75 हो गया। 15 25 75 होता है, यहाँ पे हम गलत कर दिए फ्रेंड्स। आप लोग 5 का पारा में 75 काटिएगा तो 15 का ना, तो 15 तिया कितना हो गया? 45 हो गया। यहाँ पे मैं कन्फ्यूज कर रहा हूँ, कितनी आवश्यकता होगी ना। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, 75 है ये, एक 3/5 पड़ता है तो कितना भाग नहीं पड़ता? 2/5। तो यहाँ से कर दीजिए, 5 का पार में 15, 15 दूनी 30 आ गया। तो राइट आंसर आएगा 30 है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा, इसमें प्रतिच्छेद बिंदु पता करना है। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब भी स्टेप्स का प्रतिच्छेद बिंदु पता करने के लिए बोलता है, आप लोग ऑप्शन पुट करके देखिए, जिसमें सूटेबल हो जाता है वही आंसर होता है। तो देखिए सी को चूज करते हैं। एक्स का फिर -2 पुट करेंगे तो 4 में से -2 करेंगे तो -8 आ गया, फिर -3 तिया 9 आ गया, यानी कि यहाँ पे कितना रहा? माइनस ये आ गया, यानी कि ऑप्शन ए भी गलत आ रहा। देखता हूँ फिर सेकेंड टाइम, आई विल ट्राई। तो फ्रेंड एक ये ऑप्शन नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं। एक्स का पे 4 यूज करें तो 4 चौक 16 हो गया, -3 में से 2 को गुना करें तो 3 दूनी 6 आ गया। 16 में से 6 को घटा देंगे कितना? 10 आ गया ना। देखिए इक्वल वाला आ गया तो सही हो गया। अब देखिए इसमें पुट करके देखेंगे, -2 6 भी पुट करें तो 4 में से -2 पुट करें तो -8 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 6 चौक 6 तिया 18, फिर देखेंगे 10 आ गया। आई थिंक ऑप्शन ए को आप लोग क्लिक कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग ये वैल्यू किसके अंदर है, पुट के 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किए। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग पुट करके देखिएगा, अगर इक्वल अगर आया था या सूटेबल हो जाता तो आप लोग को वही आंसर होता है। क्लियर है, बनाने का उतना नहीं है। चलिए भारत में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाले क्रिस्टिना पिसजोकोवा किस राज्य की है, किस देश की है? तो फ्रेंड याद रखिए, एक चेक गणराज्य की है। और 71वां मिस वर्ल्ड कौन जीती है? क्रिस्टिना पिसजोकोवा। क्लियर है, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारत का निम्नलिखित में कौन 85वां ग्रैंड मास्टर खिताब विजेता जीता था? तो राइट आंसर करेंगे तो पी श्याम निखिल होगा। पी श्याम निखिल जो थे ना, वह ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था 85वां। क्लियर है, कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर खिताब किसने जीता था? पी श्याम निखिल जीता था। क्लियर है, इससे पहले 84वां की बात करना चाहते हैं तो थे आप लोग का रमेश बाबू थे, वैशाली रमेश बाबू ये थे। क्लियर है, और क्या बाकी इसमें तो कुछ वैसा है नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? सबसे पहले याद किए, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है। इसको किस उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से। तो किस संस्था ने दिया था? तो IIT खड़गपुर ने दिया था। क्लियर है, चलिए जापान और कोरिया के बीच के बाद USA के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाले तीसरे एशियाई देश कौन सा है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा भारत होगा। कौन सा होगा? भारत होगा। क्लियर है, चलिए 91 है, क्लॉडिया शिवराम ने मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो क्लॉडिया यहाँ पे क्या? क्लॉडिया तो कहाँ के लिए? मैक्सिको का। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो देखिए इसका नाम है क्लॉडिया। क्लॉडिया शिवनाम ने मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। क्लियर है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था। क्लियर है, जो कि फ्रेंड नाकाम हो गया था। उसी के उपरांत में फिर से 1945 में स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर है, और भारत इसमें 30 अक्टूबर 1945 को UNO का सदस्य बना था। क्लियर है, चलिए ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए 9 पचे 45 में 2 घटाएंगे तो 43 आ गया। 9 चौक 36 में से 9 7 चौक 28 में 2 घटा दिए 26 आ गया। तो 9 से 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 61 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें आप लोग को देखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आप लोग को बोला, देखिए निम्नलिखित चित्र दिया गया संख्या भारतीय नेता और गायकों को दर्शाइए। इसमें कौन सा चित्र दर्शाता है जो भारतीय नेता तो है परंतु गायक हो ना हो, उसकी संख्या बताना है। तो अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। चलिए बस 3-4 क्वेश्चन और है, इसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखता हूँ, इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ जो भी है। देखिएगा इस सब सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ बचा ही नहीं है। ये देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन, ये आप लोग का इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। तो देखिए P इज क्या लिख रहा है? P इज ग्रेटर, हाँ P इज ग्रेटर देन S लिख रहा है, क्या सही है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा यहाँ से रिलेशन देखिए तो हाँ पहला आप लोग का सही हो जाएगा। फिर इसमें अगर देखते हैं नेक्स्ट का
क्यू, हाँ तो क्यू भी आप लोगों का सही हो रहा। थर्ड के लिए देखिए तो आप लोगों का गलत हो रहा। फोर्थ के लिए भी देखिए गलत हो, यानी पहला और दूसरा केवल सही है। तो ऑपरेशन यानी O1 यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इंटरनेट पर डाटा को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया था? तो ऑलमोस्टली इसके लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, जीन एडिटिंग तकनीक CRISPR Cas9 में Cas9 का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स का कार्य होता है डीएनए को काटना, डीएनए को काटता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। कैसा लगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा टफ दिया था, लेकिन आप लोग को जानना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो इसमें कहीं कन्फ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 14 को मैं लेके आऊँगा, फिर 15 को भी लाऊंगा। तो मैं पूरा टारगेट है पूरे का पूरे करवा दूंगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर ऑन योर फ्रेंड।